किसी आसमानी ईश्वर ने आपके लिए पहले ही तय कर रखा है, तो आप कोई भी विरोध, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति करोगे कैसे? हमारा काम है बस सर झुका करके ऐसे खड़े हो जाना, कहना बस जो हो रहा है वो तो किसी और ने हमारे भाग्य में लिख रखा है। पर न जाने कैसी खुराफात हुई, न जाने किसका शातिर दिमाग था कि भारत के धर्म से जिज्ञासा को बिल्कुल ही हटा दिया गया। कहा गया जिज्ञासा नहीं करना, भारत जानने से बिल्कुल हट गया, बिल्कुल। और बहुत सारे वो कारण जिन्होंने हमको गुलाम बनवाया, उन कारणों को आज सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। एस्ट्रो स्टार्टअप्स को मिलियंस में, डॉलर्स में फंडिंग मिल रही है। ये घाव ठीक होने का, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की छाती में घुसा हुआ है ये घाव। ये बहुत पुराना घाव है, मुझे भी लगा हुआ है। तुमने क्यों उस घाव को जाकर के खुरच दिया? अब खून तो बहेगा। मैं भी जब इतना सा था तभी से मुझे इस बात पर हैरत है और दुख है गहरा कि जिस देश के पास गीता है उसको गुलाम बनना क्यों पड़ा। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझे पता चला इस देश के पास गीता है ही नहीं। यहाँ कोई नहीं समझता गीता। और ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि ज्यादातर लोग गीता समझना भी नहीं चाहते। जी बताइए। इंटरेक्टिव सेशन है, तो अब हम प्रश्न ले सकते हैं। कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न आज ये है कि भारत का इतिहास बहुत ही लंबा और बहुत ही समृद्ध रहा है, पर हम बार बार किसी और फोर्स से पराधीन हुए हैं, चाहे वो तुर्क हो या मंगोल हो, ब्रिटिश हो, वो चलता ही रहा है और हम हमेशा उनके सामने झुक जाते हैं। तो हमें, जैसे हम अभी युवा पीढ़ी हैं, हमें क्या बदलना चाहिए और इस देश को क्या बदलना चाहिए ताकि हम फिर से पराधीन ना हो? क्योंकि लोगों को लगता है कि अब हम स्वतंत्र हैं और हम हमेशा स्वतंत्र ही रहेंगे, बट क्या ये निश्चित है? और ताकि ये फिर से ना हो और हम असली रूप में स्वतंत्र रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत में ही इतना भारी सवाल। मुझे लगा शुरुआत हो रही है तो कुछ खैरियत पूछी जाएगी, कुछ हल्का फुल्का मामला रहेगा। लेकिन अच्छा है, ठीक है, हम देर से शुरू कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट रनिंग। ये बहुत बार चर्चा में रहा मुद्दा है। हर आदमी इस पर विचार करता है। इस चीज़ ने सबको परेशान किया है और कोई नहीं कह सकता कि ये मुद्दा उसके लिए प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए महत्व का नहीं है। और जब हम बहुत छोटे होते हैं, कक्षा 6-7, तभी से ये मुद्दा हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारे पाठ्यक्रम में भी हमारे सामने ला ही दिया जाता है ना। इन्वेजन ऑफ इंडिया, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर हम बड़े होते जाते हैं, कहाँ गई, इनकी उम्र तक पहुँचते हैं, फिर और हम प्रौढ़ हो जाते हैं 40-50 साल के, फिर हम बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा हमेशा रेलेवेंट तो रहता ही है। क्या हुआ था, क्या हुआ था, जो कुछ भी हुआ था उसके घाव बहुत गहरे हैं, अभी तक पूरी तरह भरे नहीं हैं। जहाँ घाव लग भी रहा है कि भरे हैं, उसके निशान, उसके स्कार्स मिट नहीं रहे। और आपने तो 2-4 लोगों का नाम लिया, सूची बहुत लंबी है। अफगान, अरब, तुर्क, मंगोल भी थोड़ा आ ही गए थे। फिर यूरोप की तरफ निकलो तो ब्रिटिश तो बाद में आए हैं, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। फिर और एकदम हाल के समय में आओ तो जापानी भी लगभग घुस ही आए थे, है ना। और जर्मनी भी घुस ही आता अगर हिटलर जीत गया होता तो। ब्रिटेन अगर हारता तो ब्रिटेन की सारी जो कॉलोनीज थी वो जर्मनी के हाथ लगनी थी। तो बड़ी लंबी सूची है। ऐसा लगता है जिसके भी हाथ में
ताकत रही है, सत्ता रही है, चाहे वो एशियाई हो, चाहे वो यूरोपियन हो, या चाहे कोई और हो, वही हम पर चढ़ बैठा है। बुरा लगता है ना? आत्मसम्मान को चोट लगती है। मैं भी जब आपकी उम्र का था और कम उम्र का था, बहुत सोचा करता था इस मुद्दे पर कि क्या हुआ, क्यों हुआ। एक तरफ तो मैं देखता हूँ कि हमारे इतिहास में कुछ बहुत गगनचुंबी इमारतें हैं, आकाश जैसी ऊंचाई है, और दूसरी ओर इतिहास के जो तथ्य हैं वो कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। इतनी लंबी पराधीनता, लगभग 1000 सालों की, ये हुआ कैसे होगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। हुआ कैसे होगा? तो मेरे लिए ये सवाल बहुत छोटी उम्र से, छठी सातवीं में था ये, तभी से ये बड़ा केंद्रीय हो गया था। घर में किताबें थी, कुछ पढ़ता रहता था, तो उनमें भी बार बार ये मुद्दा आता था, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान। फिर यूपीएससी आ गया, वहाँ भी जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एक प्रमुख भाग होता है, तो वहाँ फिर से वो सब पढ़ा। अच्छा, अब यूपीएससी का नाम आया है तो जो सवाल पूछा है ना, उसके लिए मैंने एक नेमोनिक्स बनाई थी यूपीएससी के दिनों में अपने। नेमोनिक्स आप जानते हैं? किसी लंबी चौड़ी चीज़ को याद रखने का, मेमोरी में, स्मृति में बैठाने का आप एक सूत्र, फॉर्मूला बना लेते हैं। तो वहीं से करूं, बताऊं? वो बात पुरानी हो गई, 25 साल पुरानी हो गई, पर सूत्र आज भी उल्लेखनीय है। उसी का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे। तो तब मैंने बनाया था इफ कट रीवॉर्न। क्या था सूत्र? इफ कट रीवॉर्न। नेमोनिक्स है ये कोई इसमें कोई महावाक्य वगैरह नहीं है, कुछ याद रखने के लिए बनाया था। इफ कट रीवॉर्न। तो इसमें जितने भी ये लेटर्स हैं, वो किसी महत्वपूर्ण शब्द को याद दिलाते हैं। इफ कट, तो आई से मेरा आशय होता था इन फाइटिंग। इन फाइटिंग। और हम ये जितने शब्दों की, माने जितने पराभव, पराजय के कारणों की बात करते जाएंगे, अभी आपके ऊपर है, सवाल आपका था कि आप देखो कि कहीं आज भी वो कारण मौजूद तो नहीं है। तो पहला इफ कट में क्या आता है सबसे पहले? आई, इन फाइटिंग। इन फाइटिंग ऐसे कि ब्रिटिश तो भारत आए थे, वो व्यापारी ही थे, जहांगीर के दरबार में गए थे, सलाम ठोका था और कहा था लाइसेंस दे दो व्यापार का, आपके यहाँ पर ये कपड़े और ये मसाले वगैरह जो हैं ये बढ़िया होते हैं और यूरोप के बाज़ारों में बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा, आपका माल खरीदेंगे, उधर बेचेंगे और उधर से हम कुछ सामान आपके लिए ले आएंगे। हमारी इंडस्ट्री वगैरह आगे निकल चुकी है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, कुछ वो ले आएंगे, नहीं तो फिर हम आपको पैसा दे देंगे। तो व्यापार की बात थी, जहांगीर वगैरह को ज़्यादा उसमें कोई दांव पेच दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर लो, ट्रेडिंग के लिए ही आए हो। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज बनाए, और ये सब उन्होंने सूरत में बनाया, बम्बई में बनाया, फिर उधर मद्रास में बनाया, कलकत्ता में बनाया। तो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन तो आया भी नहीं था भारत, वहाँ की तो एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन तो आया भी नहीं था। ब्रिटेन नहीं आया था तो उनकी कोई फौज भी नहीं आई थी, तो ब्रिटिश फौज यहाँ नहीं आई थी, एक कंपनी आई थी। और कंपनी के पास जो अपने पेड गार्ड्स बोल लीजिए या सोल्जर्स बोल लीजिए, जितने हो सकते हैं उतने ही थे, क्योंकि कंपनी का काम युद्ध लड़ना तो होता नहीं ना। कंपनी का काम क्या है? ट्रेड करना, ट्रेड करना। वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब एक ट्रेडिंग कंपनी फौज क्यों रखेगी बहुत बड़ी, है ना? जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग कंपनी फौज तो रखेगी नहीं। और इतना बड़ा देश भारत, वो उनके पास अपनी अपनी नेवल शक्ति थी, तो यहाँ पहुँच गए। तो बहुत सारी कोई फौज लेके तो नहीं पहुँच सकते, उतनी दूर से आ रहे हैं, कितने सैनिक ले आ लेंगे, वो भी शुरू में ही। तो यहाँ पर वो बस कैसे गए? बस ऐसे गए कि जब भारत में वो पहुँचे हैं तो यहाँ दरारें पहले ही पड़ी हुई थी, दरारें, क्रैक्स
यहाँ पहले ही मौजूद थे। उन्होंने बस उन क्रैक्स को क्या किया, और चौड़ा कर दिया, और चौड़ा। समझ रहे ना, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग अ वेज। वेज कैसा होता है, तिकोने आकार का होता है ऐसा, तो वो एकदम आगे से कैसा होता है, नैरो पॉइंटेड। तो अगर एक क्रैक है तो उसमें वेज घुस जाएगा, और फिर उसको आप हथौड़े से मारो तो वो और अंदर घुसता जाएगा, और क्रैक क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। वो क्रैक्स ब्रिटिश बना पाते, इतनी उनकी हैसियत नहीं थी, वो ट्रेडर्स थे, और यहाँ बड़ी बड़ी रियासतें थीं। ठीक है, भारत बटा हुआ था, लेकिन बटे होने के बावजूद जो यहाँ बड़े राज्य थे वो आकार में, जनसंख्या में ब्रिटेन से बड़े थे। तो और यहाँ पर आप सैनिक इतने ला नहीं सकते, इतनी ज़्यादा कोई इस वक्त टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ब्रिटेन ने भारत को नहीं जीता, भारत पहले ही कई टुकड़ों में बटा हुआ था, और वो सब टुकड़े आपस में लड़ रहे थे। उन टुकड़ों की पहले से जो लड़ाई चल रही थी, ब्रिटेन ने उसका फायदा उठाया, खासकर जो पोस्ट औरंगजेब एरा था उसमें। 1708 में औरंगजेब की मौत होती है, इसका मतलब जो पूरा उत्तरी और मध्य भारत था वो डिसइंटीग्रेट कर गया। सेंट्रल पावर वहाँ पर मुगल ही थे, और वो उसके बाद औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो सब ऐसे ही थे, कोई उनमें दम दिलासा नहीं था, और दक्कन की तरफ मराठे प्रबल हो रहे थे। तो कई टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। तो 1708 में औरंगजेब जाता है, 1757 में प्लासी हो जाता है। इन फाइटिंग ये सब आपस में लड़ रहे थे, और इनको खबर भी नहीं हुई, अंदाज भी नहीं लगा कि ये जो गोरे ट्रेडर्स आए हैं ये क्या कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हो। और ये इन फाइटिंग बाहर से देखो तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ स्ट्रक्चरल है, पर वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वो इंटरनल है, उस पर आगे आएंगे। वो बात ये नहीं थी कि आप बाहर से ही कुछ लोग लड़ रहे हैं, बाहर से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भीतर से डिवाइडेड थे, भीतर ही बंटवारा था। प्लासी की अभी मैंने बात करी, प्लासी नहीं जीत सकते थे अगर सिराजुद्दौला के जो सिपाही थे और सेनापति थे उनको मीर जाफर ने अंग्रेज़ों के हक में बेच न दिया होता तो। इसी तरीके से टीपू सुल्तान को नहीं हराया जा सकता था अगर अंग्रेज़ों को वहाँ पर स्थानीय समर्थन नहीं मिलता। तो एक लोकल कन्फेडरेसी बनी थी, उसमें हैदराबाद शामिल था, उसमें मराठे भी शामिल थे, नहीं तो टीपू सुल्तान नहीं हार सकता था। बात आ रही है समझ में। तो अब ये कारण आज मौजूद है कि नहीं मौजूद है ये आप देख लीजिए। क्या हम कहते हैं कि हम एक नेशन है, पर नेशन होने के लिए साझा मूल्य होना चाहिए, शेयर्ड वैल्यूज होनी चाहिए। क्या हमारे मूल्य साझे हैं? साझा मूल्य तो सचमुच एक ही हो सकता है जब देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, तो जो कॉमन वैल्यू है वो तो ट्रुथ ही हो सकती है, बाकी कोई भी वैल्यू आप कॉमन कर नहीं पाओगे। भाषा अलग अलग है, कपड़ा अलग अलग है, धर्म मजहब अलग अलग है, एथनिसिटी भी अलग अलग है। आप कश्मीर की ओर निकल जाएं या उत्तर पूर्व की ओर निकल जाएं, आपको लोग शारीरिक दृष्टि से थोड़ा अलग अलग किस्म के दिखाई देंगे। आप पंजाब की ओर निकल जाएं, फिर आप तमिलनाडु की ओर निकल जाएं, आपको लोग अलग अलग तरह के दिखाई देंगे शारीरिक दृष्टि से। खाना पीना अलग है, पूजा पाठ के तरीके भी अलग हैं, काफ़ी कुछ है जो अलग है। तो इन फाइटिंग की सारी सामग्री तो मौजूद है आज भी। जब सब कुछ अलग है तो हम लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं ना। तो शेयर्ड वैल्यू क्या हो सकती है जो हमें लड़ने से बचा के रखे? क्या हो सकती है? वो तो ट्रुथ ही हो सकती है, क्योंकि वही इकलौती ह्यूमन वैल्यू है जो सबको पसंद है। फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर का है, उसे फर्क। तो आज भी जिस हद तक हम दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी में कीमत देते रहेंगे, मूल्य देते रहेंगे, उस हद तक वो सब दोहराने का खतरा बना रहेगा जो 1000 साल तक होता रहा हमारे साथ। पहले भी ये जब राजे महाराजे आपस में लड़ते थे तो कोई वजह होती थी ना, वो वजहें आज भी मौजूद हैं। जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसमें मराठे आपस में ज्यादा तीव्रता के साथ और जोश के साथ लड़े थे। उतना जोश तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ भी नहीं दिखाया, और उनके पास कारण मौजूद थे एक दूसरे से लड़ने के। बात समझ में आ रही? वो कारण आज भी मौजूद है, और आज भी मौजूद है कारण, तो खतरा भी आज भी मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा था इफ कट देन रीवॉर्न।